सो अब है जी पॉइंट नंबर 139 नेफ्रोलॉजी। और टाइप 2 ट्यूबुलर एसिडोसिस इज़ ड्यू टू डिफेक्ट इन बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्प्शन। बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन में डिफेक्ट होने की वजह से बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन में डिफेक्ट है। तो टाइप 2 ट्यूबुलर एसिडोसिस में नोट अबाउट रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस ए डिसऑर्डर ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स दैट लीड टू नॉर्मल एनाइन कैप और हाइपर कैलोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस डिफेक्ट में हमारे पास हैं बाइकार्बोनेट की रेब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होगी। डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1, प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2, हाइपरकैलेमिक रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4। तो जो डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 है, इसके अंदर डिफेक्ट होता है इनएबिलिटी ऑफ द अल्फा कैलेटेड सेल्स इंटरकैलेटेड सेल्स टू सीक्रेट द हाइड्रोजन, नो न्यू बाइकार्बोनेट। तो हाइड्रोजन अनसिक्रेट नहीं होता, जिसकी वजह से न्यू बाइकार्बोनेट नहीं बनता। डिस्टल रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट में प्रोक्सिमल के अंदर डिफेक्ट होता है, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल बाइकार्बोनेट की प्रोक्सिमल में बाइकार्बोनेट की अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही और डिस्टल में न्यू बाइकार्बोनेट नहीं बन रहा है क्योंकि हाइड्रोजन अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो हाइपरकैलेमिक जो स्टेट है उसके अंदर डिक्रीज़ होता है, एल्डोस्टेरॉन का डिफेक्ट होता है, डिक्रीज एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन होती है जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो जाता है। डिक्रीज अमोनिया की सिंथेसिस एंड प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, जिसकी वजह से अमोनिया NH4+ एक्सक्रीशन भी इसके डिक्रीज़ हो जाती है। तो डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में यूरिन पीएच मोर देन 5.5 होगी, प्रोक्सिमल में लेस देन 5.5 और इसी तरह हाइपरकैलेमिक में भी लेस देन 0.5 है। दोनों स्टेट में हाइपोकैलेमिया जबकि हाइपरकैलेमिक रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की टाइप है। हाइपरकैलेमिया का कॉजेज क्या होती हैं? एम्फोटेरिसिन बी की टॉक्सिसिटी की वजह से डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है। कंजेनिटल एनोमलीज हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। जबकि प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में फेरकोनी सिंड्रोम होता है। कार्बोनिक एनाइडेज इनहिबिटर्स जो होते हैं वो प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस करवा देते हैं। हाइपरकैलेमिक जो होते हैं इसके में डायबिटीज़, एसिनबिटर्स, ARVs, एनसिड्स की वजह से हाइपरकैलेमिक रीनल ट्यूबुलर टाइप 4 एसिडोसिस हो जाती है। यूरिन की pH है मोर देन 5 डिस्पाइट लो प्लाज्मा अमोनिया टाइप ऑफ एसिडोसिस। अगर अमोनिया ज़्यादा होता तो वो टाइप 4 में चल जाता। तो ये रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 है जिसमें अमोनिया के लेवल्स लो हैं और यूरिन pH मोर देन 5 है, और जबकि बाकी दोनों में 5.5 से कम होती है। फॉर्मल चाइल्ड इन ER में विद एसिडिक pH है और विद सोडियम 145 पोटेशियम 2.5 डायग्नोसिस क्या होगा? रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगी जिसमें उसकी सोडियम ज़्यादा है। तो 3 मंथ बेबी प्रेजेंटेड विद क्रिटिकली इल कंडीशन में pH उसकी डिक्रीज़ है, PCO2 32 बाइकार्बोनेट डिक्रीज, सोडियम 142 और पोटेशियम 2.5 है। डायग्नोसिस तो ये भी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में आएगा। टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस ड्यू टू डिफेक्ट इन द बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, उसका डिफेक्ट होता है। तो बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होगी। देन आ जाता है टाइप 2 डिफेक्ट इन द बाइकार्बोनेट। अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, हिज यूरिन pH इज़ 5। pH कम हो जाएगी, एसिडोसिस जो है तो पेशेंट यूरिन कैन नॉट बी मेड अल्कलाइन इवन बाय गिविंग द बाइकार्बोनेट, विच टाइप ऑफ पार्टी इट इज़? तो टाइप 2 है जिसमें बाइकार्बोनेट देने के बावजूद भी इसका नहीं ठीक हो रहा क्योंकि ये प्रोक्सिमल में डिफेक्ट होता है और इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस यूरिन pH लेस देन 5.4 इवन व्हेन चैलेंज विद अमोनिया, तो वो डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है। जो प्रोक्सिमल होता है उसमें आप बाइकार्बोनेट देते हैं फिर भी नहीं ठीक हो रहा, तो टाइप 2 है। और जो टाइप 1 है उसके अंदर इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस यूरिन इवन के व्हेन चैलेंज विद अमोनियम इज़ फाउंड इन डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 में। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस टाइप 4 फीचर होता है हाइपरकैलेमिया, और जबकि वाक्यूम में एक्यूट ट्यूबुलर एसिडोसिस में हाइपोकैलेमिया होता है, नेक्रोसिस में हाइपरकैलेमिया होता है टाइप 4 में। बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन अकर्स थ्रू विच सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन? तो बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन होती है प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से और प्लस कलेक्टिंग डक्ट से होती है। सोडियम की अर्ली
पीसीटी से 67% और लेट पीसीटी से सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर होता है साइट ऑफ ग्लोमेरुलर बैलेंस पे, जो कि करवाता है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की reabsorption. It means that even if GFR increase, still maintains constant function reabsorption. 2/3 of 65% of the filtered sodium and water. और लूपा फैनले से सोडियम क्लोराइड 25% आती है और इम्परमेबल टू वाटर, सो ये इसको डाइल्यूटिंग सेगमेंट कहते हैं। जबकि जो डिस्टिलेट है उसके अंदर से भी ये प्रिंसिपल सेल्स और अल्फा कैरेटेड सेल्स के थ्रू यहाँ से अब्जॉर्ब हो रही होती है, रीअब्जॉर्ब हो रही होती है। पोटेशियम की 67% फिल्टर्ड होता है, पोटेशियम अलॉन्ग विद सोडियम एंड वाटर। रिमेनिंग 2% हो जाएगा लूपा फैनले से काउंटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, को ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एंड देन जो लास्ट सेगमेंट है कलेक्टिंग डक्ट का, उसमें ये डिपेंड्स ऑन डाइटरी पोटेशियम इंटेक। यूरिया 50% रीअब्जॉर्ब फर्स्ट सेगमेंट से, देन सिक्रीट और इम्परमेबल टू यूरिया। फॉस्फेट 85% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, देन आगे नो अब्जॉर्प्शन होती है इसकी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी व्हाट विल इंडिकेट 141 पॉइंट है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में व्हाट विल बी इंडिकेट द दैट नेफ्रोपैथोलॉजी हैज अकर्ड। तो माइक्रो एल्ब्यूमिनीमिया से बोल जाता है कि नेफ्रोपैथोलॉजी हैज अकर्ड। मिनिमल चेंज डिजीज ये कॉमन है चिल्ड्रन में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का गुड रिस्पॉन्स होता है। सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया इसके अंदर होता है। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी के अंदर ये डर्ट्स में होता है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड को पोस्ट रिस्पॉन्स करता है। फोकल सेगमेंटल जो होती है ये एसोसिएटेड होती है एचआईवी के साथ। अफ्रीकन अमेरिकन में डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है। कीमो स्टील विल्सन नोड्यूल होते हैं इसके अंदर। डायग्नोस्टिक टेस्ट यूरिन एल्ब्यूमिन के लेवल्स। तो जो फोकल सेगमेंटल होते हैं इसके अंदर एसोसिएटेड एचआईवी से एसोसिएटेड होते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में कीमो स्टील विल्सन नोड्यूल होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट यूरिन एल्ब्यूमिन के लेवल्स कराएंगे। रीनल अमाइलोइडोसिस जो होती है जिसमें बीटा प्लेटेड शीट्स जो होती हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती है। नाइट माइक्रोस्कोपी में देखते हैं तो कुंगर रेड स्टेन की एप्पल ग्रीन बल्ब पिंजेस नजर आती है। एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर में क्या होता है, ये पोस्ट इन्फेक्शन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है चिल्ड्रन में 1 to 4 वीक्स आफ्टर सोर थ्रोट जो इन्फेक्शन हुआ होता है विद स्ट्रेप्टोकोकस पाइथेनीज। सडन ऑनसेट ऑफ फीवर और यूरिया हेमाटूरिया कोला कलर्ड यूरिन होता है इसके अंदर और C3 डिक्रीज होते हैं। ASO टाइटर एलिवेटेड होता है। रैपिडली प्रोग्रेसिव क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्रिसेंट शेप्स हो जाते हैं इसके अंदर। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है जिसमें गुडपास्चर सिंड्रोम और वेजिनल ग्रेनुलोमेटोसिस हो जाता है। गुडपास्चर के अंदर कई सीवियम एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट IgA डिपॉजिट्स होते हैं, हमें मिलते हैं रीनल बायोप्सी पे और इन्वॉल्व करती हैं लंग्स और रीनल वेसल्स को। जबकि जो वेजिनल ग्रेनुलोमेटोसिस होता है ये मीडियम साइज और स्मॉल वेसल्स को इन्वॉल्व करता है। नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस को इन्वॉल्व करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लंग्स और रीनल, वो लंग्स और रीनल को तो करेगा ही। IgA नेफ्रोपैथी बर्गर डिजीज़ प्रेजेंट करती है। रिकरेंट एपिसोड ऑफ हेमेटूरिया फॉलोइंग RTI GI इन्फेक्शन या कर 1 to 2 days आफ्टर इन्फेक्शन। एल्पर्ट सिंड्रोम ड्यू टू एबनॉर्मल कोलेजन टाइप 4 की वजह से होती है जिसके फीचर्स होते हैं कांट सी, कांट पी, कांट हेयर, बी आई प्रॉब्लम, लेंस डिसलोकेशन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और सेंसरी न्यूरल डेफनेस होता है इसके अंदर। नोट में बताया हुआ है in certain pathologies crescents in glomeruli are formed by the parietal cells. Note crescentic glomerulonephritis. The chief participants in formation of the crescents are coagulation proteins, macrophages, fibroblasts, and parietal and visceral epithelial cells. It also comes with different options. Crescents formation in kidney is most likely associated होता है with fibrin leakage. Goodpasture syndrome में होती है linear deposition. वन 43 MCQs में है अ मैन हैज़ लॉस्ट 2 लीटर वाटर बाय स्वेटिंग एंड रिप्लेस बाय 2 लीटर प्योर वाटर। तो व्हाट विल हैपन, डिक्रीज हो जाएगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी। टोटल बॉडी वाटर 60% बाई वेट होता है। 2/3 ऑफ इट इज इंट्रा सेलुलर वाइल 1/3 जो वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। इट सिंपली रिमेंबर है 60 - 40 -
2। टोटल बॉडी वाटर 60%, ICF 40, ECF 20% होता है। ICF और ECF में क्या है, ICF विल बी 28 लीटर और ECF 14 लीटर। अगर लीटर के लिहाज से देख रहे हैं 70 kg में है ना, तो उसके अंदर 70 to 0.6 42 लीटर होता है फ्लूइड। तो उसमें से 48 में से 28 ICF हो जाएगा, 14 ECF हो जाएगा। ECF 14 को फर्दर डिवाइड किया प्लाज्मा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो 1/4 प्लाज्मा होता है और बाकी सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा 3/4। तो जो ECF है उसमें मेजर इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर तो पोटेशियम मैग्नीशियम होती है कि, तो जबकि जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर होता है सोडियम और मेजर एनाइंस में आ जाता है क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। टोटल वॉल्यूम ऑफ ICF का कितना होता है, 28 लीटर होता है। 20 kg में 42 लीटर टोटल है, तो इंटरस्टिशियल कितना होगा 11। तो टोटल बॉडी वाटर इज 42, तो बाकी 3.5 प्लाज्मा, 11.5 इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। ECF इज डिफरेंट टू ICF इन इनऑर्गेनिक एनाइंस। ECF इज डिफरेंट टू ICF इन इनऑर्गेनिक एनाइंस में, और ICF डिफर करता है ECF से। ICF में क्या होता है, इंक्रीज पोटेशियम होता है। ECF में क्या होता है, ICF ECF से कैसे डिफर करता है, ECF में तो सोडियम होता है, ICF डिफर करता है ECF से, इंक्रीज पोटेशियम होता है एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर। ECF के अंदर क्या होता है, इंक्रीज पोटेशियम होता है। और ECF इज डिफरेंट फ्रॉम ICF इनऑर्गेनिक एनाइंस, और ये इनऑर्गेनिक एनाइंस क्लोराइड बाइकार्बोनेट होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर इंक्रीज पोटेशियम कंसंट्रेशन होता है। टोटल बॉडी वाटर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एंटीपायरीन्स के थ्रू टोटल बॉडी वाटर मेयर किया जाता है। इट आल्सो कम्स विद चेंज ऑप्शंस के मार्कर यूज्ड टू मेयर द टोटल बॉडी वाटर, वो है हैवी वाटर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इंट्रासेलुलरली, तो इंट्रासेलुलर में हो जाता है 30 to 40%, रिगार्डिंग पोटेशियम 98% इंट्रासेलुलर। वाटर की कंसंट्रेशन हाइकिंग में है ICF में, तो 98% इंटरसेलुलर होता है पोटेशियम। देन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन इंटरसेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज डिक्रीज pH ऑफ द इंटरसेलुलर फ्लूइड। तो इंटरसेलुलर फ्लूइड जो होता है उसकी pH डिक्रीज होती है। देन आ पेशेंट प्रेजेंट करता है विथ सीवियर डायरिया, और व्हाट इन PM विल बी गिवन टू इंक्रीज इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड डिक्रीज इंटरसेलुलर फ्लूइड causing plasma expansion after osmotic equilibrium. 1 liter of 3% sodium chloride solution will be given to increase its extracellular fluid and decrease intracellular fluid causing plasma expansion. So which fluid that is given in primary dehydration initially decrease ICF and increase ECF and increase total body water, तो वो है 3% normal saline जो इंक्रीज़ करेगी ECF को। ऊपर भी सेम ये स्नेह था, इंक्रीज़ करवाना है ECF को, तो 3% नॉर्मल सलाइन देना। डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा वॉल्यूम इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज, प्लाज्मा वॉल्यूम इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रोटीन का डिफरेंस होता है। टीयर्स के कंपोजिशन में क्या आता है, अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट डेफिशिएंसी इन लैक्रिमल सिक्रीशन ग्लूकोज। तो फिर इसके बाद है कि अगर प्राइमरी डिहाइड्रेशन है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या चेंज होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो जाएगा हाइपरटोनिक हो जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विल बी हाइपरटोनिक अगर प्राइमरी डिहाइड्रेशन है तो। सोडियम ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो इस तरह एक और सिनेरियो है कि प्राइमरी डिहाइड्रेशन चेंज इन ECF इज हाइपरटोनिक इन प्राइमरी डिहाइड्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स हाइपरटोनिक एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, क्योंकि सोडियम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में होता है तो वो सोडियम ज़्यादा हो जाएगा। प्राइमरी डिहाइड्रेशन में ECF हाइपरटोनिक हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन विच किडनी फंक्शन इज बीइंग असेस्ड, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम यूरिन का कंसंट्रेशन देख रहे होते हैं। विच इज़ 144 है कि विच इज़ मोर इन डायरेजिंग फ्लूइड एज कम्पेयर टू प्लाज्मा।
तो ग्लूकोज बाइकार्बोनेट ये इंक्रीज़ होते हैं, बाकी रेस्ट डिक्रीज़ होते हैं। तो जो डायलाइजिंग फ्लूइड होगा प्लाज्मा के कंपेरिजन में, इसके अंदर ग्लूकोज और बाइकार्बोनेट ज़्यादा होता है। तो ये था अबाउट नेफ्रोलॉजी, यहाँ तक एंड हो गया नेफ्रोलॉजी का पोर्शन।